हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड या द एब्सर्ड ड्रामा के बारे में। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक लिटरेरी मूवमेंट थी जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फ्रांस में हुई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ऐसा वॉर था जिसमें दुनिया के अधिकतर देशों ने भाग लिया था और 1939 से 1945 तक चले इस वॉर में लगभग 40 से 60 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए थे। तो इस वॉर ने लोगों के मन में आशंकाएं और संदेह जो है उत्पन्न कर दिए थे अपने अस्तित्व को लेकर। लोग सोचने लगे थे कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या उनके जीवन का मतलब है, क्यों वो इस पर्पसलेस यूनिवर्स में वो जिए जा रहे हैं। तो यही जो आशंकाएं थीं, यही जो संदेह थे, इन्हीं सबको रिप्रेजेंट करता है एब्सर्ड ड्रामा। एब्सर्ड ड्रामा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में फ्लरिश हुआ। अब ये जो टर्म है एब्सर्ड, इसकी ओरिजिन देख लेते हैं, कहाँ से ये शुरुआत हुई इसकी। तो एल्बर्ट कैम्यू थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर। उन्होंने एक ऐसे लिखा था द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में, और सबसे पहले उन्होंने ही ये टर्म एब्सर्ड को यूज़ किया था फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो सिसिफस जो है ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर हैं जिनको कि ये पनिशमेंट मिली थी कि उनको एक चट्टान को एक बहुत ही एक पहाड़ी पर उन्हें उस चट्टान को पहुंचाना होता था, और वो चट्टान जो थी वो लगभग उसकी टॉप तक चली जाती थी, और जैसे ही वो टॉप के नज़दीक होती थी वो दोबारा से नीचे गिर जाया करती थी। तो ये उनका एक असफल प्रयास था उस चट्टान को उस पहाड़ी तक पहुंचाने का। तो इसी तरीके से वो ये बताते हैं एल्बर्ट कैम्यू कि इसी तरीके से जो इंसान हैं, जो अपने अस्तित्व की तलाश में हैं, जो अपने जीवन का अर्थ जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका प्रयास भी जो है वो सिसिफस के प्रयास की तरह असफल रहेगा। ये ज़िंदगी जो है इसमें एब्सर्डिटी है। लोग अपने जीवन का मतलब ढूंढना चाहते हैं, उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स जो है ये इसका जवाब साइलेंस से देता है, और जो वो ज़िंदगी में सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। उनका कहना है कि ह्यूमन एक्सिस्टेंस जो है ये एब्सर्ड है। इसका ह्यूमन एक्सिस्टेंस का ना कोई अर्थ है और ना ही कोई उद्देश्य है। लोग अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो ये उद्देश्य है वो उसमें उसी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह की सिसिफस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। तो ये तो वो टर्म था एब्सर्ड, और इसका क्या इसका फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। और अब ये देखते हैं कि ये इंग्लिश ड्रामा में किसने अप्लाई किया। तो ड्रामा में ये टर्म जो था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये अप्लाई किया था मार्टिन एस्लिन ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी इसी नेम से, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और उसमें उन्होंने एक स्टडी की थी जो कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिक राइटिंग्स थी। ये राइटिंग्स किसकी थी? इसमें थे आयरिश जो थे सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमोव थे, ये रशिया के थे, जेनेट ये फ्रांस के थे, और यूजीन यूनेस्को ये रोमानिया के थे। और इसके अलावा 18 और प्ले राइट थे जिसमें हेरोल्ड पिंटर और सिम्पसन भी शामिल थे जो कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे। एस्लिन ने कहा इन सब के ड्रामा में एक चीज़ कॉमन है और वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमन की लाइफ का मीनिंगलेस होना, पर्पजलेस होना। तो ये चीज़ उन्होंने कहा था कि इन सारे ड्रामाटिस्ट की राइटिंग में ये चीज़ कॉमन है, और इन्होंने इन्हीं सब की राइटिंग्स को बोला था कि इनके ड्रामाज जो हैं वो एब्सर्ड ड्रामा हैं। तो ये जो टर्म हुआ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इसे कॉइन किया था मार्टिन एस्लिन ने। यूजीन यूनेस्को जो थे, इनको माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की शुरुआत की रोमानिया में, और उसके बाद सैमुअल बेकेट ने जब वेटिंग फॉर गॉडॉट लिखा और लंदन में जब ये पब्लिश हुआ 1955 में, तो फिर उनको अर्ली कंट्रीब्यूटर माना जाने लगा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। एब्सर्ड ड्रामा इंग्लिश स्टेज पर कब पहुँचे? इसकी शुरुआत हुई जब जॉन ऑसबॉर्न ने लुक बैक इन एंगर को जब उनका लुक बैक इन एंगर रॉयल कोर्ट थिएटर में जो है 8 मई 1956 को जब इसको ये परफॉर्म किया गया, तब से इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद अगले ही साल हेरोल्ड पिंटर, अर्नोल्ड वेस्कर और जॉन आर्डन ये भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड
को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी वो भी एब्सर्ड ड्रामास लिखने लगे। तो देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एब्सर्ड ड्रामास की, लेकिन उसको समझने से पहले एब्सर्ड इस टर्म को समझना होगा और कि ये एब्सर्ड क्या होता है और ये एब्सर्डिटी कैसे जन्म लेती है। तो जो इसका लिटरल मीनिंग है इसका अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट, यानी कि एब्सर्ड का मतलब हुआ जो कुछ भी अनरीजनेबल है, बिना वजह होता है, बिना तर्क के होता है, या इनएप्रोप्रिएट अनुचित होता है। तो यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी जो है वो तर्क संगत नहीं है तो दैट इज़ एब्सर्ड। और अब हम देख लेते हैं कि अल्बर्ट कैम्यू जिन्होंने कि इस टर्म की शुरुआत की थी फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में, जिन्होंने यूज़ किया था, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि इंसान की एक नीड होती है कि वो अपने जीवन को एक अर्थ देना चाहता है, लेकिन उसे जो है इस यूनिवर्स से अनरीजनेबल साइलेंस मिलती है, यानी कि वो समझ नहीं पाता कि उसके जीवन का क्या अर्थ है। तो यही जो दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जो इनमें विरोधाभास रहता है, यही जो है ये एब्सर्ड है। इंसान चाहता है कि उसका माइंड ये चाहता है कि एक यूनिटी हो, हर चीज़ में एक तर्क हो, और लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है कि हर तरफ जो है वो अव्यवस्था मिलती है, कैओस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसे सुसाइड की तरफ प्रेरित करती हैं, या फिर उसका जो है विश्वास सारी चीज़ों से उठ जाता है। ये ही फीलिंग जो है, जब उसे लगने लगता है कि उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, या वो ये सोचने लगता है कि वो कितना जो है सबके लिए करता है और उसे कोई नहीं समझता, या इस जीवन में कुछ भी तर्क संगत नहीं है, तो ये जो एक फीलिंग होती है यही एब्सर्डिटी की फीलिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि ये एब्सर्डिटी की फीलिंग ख़ास लम्हे में या ख़ास लोगों को ही आए, ये किसी भी इंसान में किसी भी समय जो है ये और कहीं भी ये फीलिंग स्ट्राइक कर सकती है। तो ये जो फीलिंग होती है ये 4 तरीके होते हैं, और इनमें से किसी भी तरीके से ये जो एब्सर्डिटी की फीलिंग है ये इंसान के माइंड में आ सकती है। तो सबसे पहला है द मैकेनिकल नेचर ऑफ पीपल्स लाइव्स। अच्छा देखिए क्या होता है कि जैसे कि इंसान की ज़िंदगी मशीनी बन जाती है, सेम स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लोग सोचते हैं कि हम मशीनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, सेम हमारा स्केड्यूल है, क्या है हमारी ज़िंदगी का मतलब, क्यों हम जिए जा रहे हैं। तो ये फीलिंग जो है लोगों के मन में एब्सर्डिटी पैदा करती है। दूसरी चीज़ है द रिकॉग्निशन दैट टाइम इज़ डिस्ट्रक्टिव। इस चीज़ को लोग एकदम से रिकग्नाइज़ करते हैं कि जो टाइम है, जो समय है, उसकी पावर जो है डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि समय जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, चाहे वो किसी का सौंदर्य हो, चाहे किसी का यौवन हो, या धन दौलत हो, कुछ भी हो, एक दिन समय आने पर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये फीलिंग आने पर भी इंसान सोचने लगता है कि हमारे जीवन का क्या अर्थ है और क्या उद्देश्य है, क्यों हम इस जीवन को जिए जा रहे हैं। अगली चीज़ है अ सेंस ऑफ बीइंग लेफ्ट इन एन एलियन वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है सबके लिए सब कुछ करता है और उसे लगता है कि सब मेरे अपने हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सोचता है कि सब लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है और इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं है। वो कहते हैं ना कि देखूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, सोचूं तो एक शख्स भी अपना नहीं हुआ। यानी वो सोचता है कि मैंने सबके लिए कितना सब कुछ किया और अब एक ऐसा समय आ गया है कि मेरा कोई भी नहीं है और कोई भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है। तो ये चीज़ भी जो है एब्सर्डिटी लाती है, उसकी ये फीलिंग्स लाती है इंसान के मन में, और वो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर सोचने लगता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है अ सेंस ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम अदर थिंग्स। इसके अलावा और दूसरी चीज़ों से भी वो आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ भी एब्सर्डिटी उसके मन में आती है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे कभी भी किसी के भी मन में जो है एब्सर्डिटी की फीलिंग अराउज हो सकती है और वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो अब आते हैं एब्सर्ड ड्रामाटिस्ट जो थे उनका मेन थीसिस क्या था, यानी कि उनके क्या सिद्धांत थे, उनकी क्या सोच थी। तो उनके हिसाब से ह्यूमन लाइफ इज़ विदाउट मीनिंग एंड कोहेरेंस। उनके हिसाब से ये था कि जो इंसान का जीवन है इसका ना ही कोई अर्थ है और ना ही इसमें कोई कोहेरेंस है, कोई संगति है, मतलब कुछ भी तर्क संगत नहीं है। उसके अलावा कि इंसान का जीवन जो है वह अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है और लोगों के पास मीनिंगफुल कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है। तो वो ये सोचते थे कि जिस तरीके का जीवन है, तो अगर ड्रामाटिस्ट जो है वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करना है उसको, तो उसको ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने ड्रामा में दिखानी पड़ेंगी।
और उनको वही सारे माध्यम अपनाने पड़ेंगे जिसमें कि जो कि फुल ऑफ एब्सर्डिटी होंगे, जैसे कि मीनिंगलेसनेस हो गई, नॉनसेंस हो गया, नॉन कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ड्रामाटिस्ट को अपने ड्रामा में दिखानी होंगी अगर उन्हें ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्ट करना है अपने ड्रामाज में। अब देखते हैं ह्यूमन एब्सर्ड ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि लोग अपने अस्तित्व को लेकर संदेह कर रहे थे, तो सेम चीज़ जो है वो इसमें दिखाई जाती है एब्सर्ड ड्रामा में। तो जो हीरो होता है वो एब्सर्डिटी की फीलिंग से सफ़र करता होता है, यानी कि उसके मन में एब्सर्डिटी की फीलिंग होती है और उसको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि वो एक मैकेनिकल पपेट है, कठपुतली है और एक सोसाइटी के बंधनों में जकड़ा हुआ एक शक्तिहीन इंसान है और जो जीवन के मतलब की उद्देश्य की तलाश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहता है। इन ड्रामास का हीरो जो है वो ये जानता है कि चांस और एब्सर्डिटी ये सब चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन एक्शन को रूल करती हैं, यानी कि इंसान कुछ भी कर ले और लेकिन होता वही है जो कि चांस यानी कि जो संयोग से होता है और जीवन जो है उद्देश्यहीन है। तो वो क्या करता है और उसको पता है कि जो रियलिटी है इज़ अनदर नेम फॉर केओस, यानी कि रियलिटी में हर कुछ अव्यवस्थित है, कुछ भी जो है किसी चीज़ में यूनिटी नहीं है, संगति नहीं है, सब कुछ विसंगतियों से भरी हुई है ये दुनिया। तो उसको ये भी नहीं पता होता कि उसका जो है एक्सेप्टेड नॉर्म या ऑफ फीलिंग क्या है या कंडक्ट क्या है, किस तरीके से उसे इस यहाँ पर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में उसे व्यवहार करना है। और इसके अलावा क्या है कि एब्सर्ड ड्रामा हैज़ नो स्टोरी और प्लॉट। तो जो एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट है ड्रामेटिक यूनिटीज़ की, तो वो इसमें नहीं होती है। इसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई प्लॉट नहीं होता, इसकी ना कोई शुरुआत होती है और ना कोई एंड होता है। और ये एक जो है राउंड शेप होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है टिपिकली ऐसा लगता है कि एक बिंदु होता है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ये ख़त्म भी वहीं पर होता है। इसमें जो है सोसाइटी में जो हो रहा है उसका मिरर नहीं होता, बल्कि लोगों के जो स्वप्न हैं और जो दुस्वप्न हैं ये उनका रिफ्लेक्शन होता है ये ड्रामा। और इसके अलावा जिस तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने अस्तित्व को लेकर डाउट में होते हैं, तो सेम उनके डायलॉग होते हैं, कोई पॉइंटेड डायलॉग नहीं होते हैं। और इसमें इनकोहेरेंट मतलब ऐसे अस्पष्ट सी बैबलिंग्स होती हैं, बड़बड़ाहट होती हैं और अतार्किक स्पीच होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें खुद ही अपने अस्तित्व को लेकर जो है वो संदेह में रहते हैं। तो सेम जो है इसी तरीके की उनकी स्पीच होती है। और इन ड्रामाज में जो है जो एक्शन होता है, ड्रामेटिक एक्शन जिसकी हम बात करते हैं, जो कन्वेंशनली जिसे समझा जाता है, तो वो नहीं के बराबर होता है। और जो भी एक्शन होता है वो सिर्फ उस पर्पस को सॉल्व करता है। ये दिखाता है कि जो कैरेक्टर हैं, यानी कि जनरली जिनको ह्यूमन बीइंग यानी आमतौर पर वो इंसानों के लिए होता है कि वो सिर्फ जो हैं अननोन फोर्सेस जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं उनके विक्टिम हैं वो, यानी कि वो कुछ भी कर लें, कुछ अननोन फोर्सेस हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, अनजानी शक्तियां हैं जो कि उन्हें हमेशा अपने कंट्रोल में रहती हैं। और होता वही है जो चांस में होता है। इंसान के एक्शन कुछ नहीं कर सकते और वो चाहे कुछ भी कर लें, जो उनके साथ गलत होना है वो होकर रहेगा। नेक्स्ट है इट इज़ सटायरिकल इन टोन। ये तो ये ड्रामाज होते हैं, इनकी टोन जो है वो सटायरिकल होती है क्योंकि इसमें एक ऐसे सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है जो कि तुच्छ है और डिसऑनेस्ट है। अब लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एब्सर्ड ड्रामास की। तो ये एक लुक बैक इन एंगर और लूथर, ये एब्सर्ड ड्रामा है जॉन ऑसबॉर्न के। और नेक्स्ट हैं हैरोल्ड पिंटर के ड्रामाज हैं द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर, द होम कमिंग, द ओल्ड टाइम्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है अर्नोल्ड वेस्कर का चिकन सूप विद बार्ली, रूट्स और आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। ये तीनों बाद में द वेस्कर ट्रायलॉजी में पब्लिश हुए थे। और फिर जॉन आर्डन का है ऑल फॉल डाउन, लिव लाइक पिग्स, द वाटर ऑफ बेबीलोन। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडोट, यूजीन यूनेस्को का द बाल्ड सोप्रेनो। तो ये सारे जो हैं ये एब्सर्ड ड्रामाटिस्ट हैं और उनके ड्रामाज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।